हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू आवर चैनल। बेटा, आज के इस वीडियो में हम आपकी जो फ्लेमिंगो बुक है ना, उसमें जितने भी चैप्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। भाई, जिन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, आपको पता तो होना चाहिए ना कि वो चैप्टर किसके बारे में है। तो एक बेसिक आउटलाइन का मालूम होना ही चाहिए। तो इसीलिए आज हम फ्लेमिंगो बुक का ओवरव्यू देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके सामने, करीब 8 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है वो है द लास्ट लेसन। मुझे हमेशा ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि फर्स्ट लेसन का नाम ही जो है वो है लास्ट लेसन, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। बेटा देखो, ओवरव्यू का यही फायदा होता है जिसमें आपको ये भी पता चलता रहता है कि कौन कौन से चैप्टर्स पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ जब मैं ये बोलती हूँ ना कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे चैप्टर पे उतना आप ध्यान नहीं दोगे। आपको बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि अपने को सिर्फ क्वेश्चन पेपर के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर नहीं करना है कि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो ये चैप्टर्स कर लो। नहीं बेटा, पूरी बुक पढ़ना है, अच्छे से समझना है, हर एक लाइन हर एक वर्ड को अच्छे से समझना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपको ही इम्प्रूव होने में बहुत हेल्प करता है। ट्रस्ट मी, सिलेक्टेड स्टडी कभी भी हेल्प नहीं करती है। वो सिर्फ रिवीजन के दौरान अगर आप वो सिलेक्टेड स्टडी करो तब तो ठीक है, अदरवाइज फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको पूरा अच्छे से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहला हमारा जो चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन, जिसे किसने लिखा है? अल्फोंसे डोडे ने। ये जो चैप्टर है ये है फ्रैंको प्रशियन वॉर जो हुआ था उस पर, वो बैकड्रॉप है इसका। और उसमें जो फ्रांस में दो ऐसे एरियाज हैं, एक है अल्सैस और लॉरेन, इन दोनों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से इन दोनों ही जगहों पे प्रशिया का राज हो गया था, कंट्रोल हो गया था। और फाइनली बर्लिन से, बर्लिन क्या है? जर्मनी का कैपिटल। बर्लिन से ऑर्डर्स आए कि किस तरीके से अब अल्सैस और लॉरेन के स्कूल्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी और फ्रेंच लेसन्स नहीं होंगे। तो यहाँ लोगों के अंदर एक रियलाइजेशन आता है। ये रियलाइजेशन होता है अपनी ही भाषा से हमेशा के लिए बिछड़ जाने का एहसास, कि अब हम हमारी ही भाषा कभी पढ़ नहीं सकेंगे। तो एक वॉर का, एक कंट्री का दूसरी कंट्री पे कंट्रोल पा लेने का क्या अंजाम हो सकता है, कैसे कैसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उनमें से एक कॉन्सिक्वेंस ये भी रहा कि उस कंट्री का, उस जगह का जो लैंग्वेज सीखने का अधिकार है, जो नेटिव भाषा का अधिकार है, वो नेटिव भाषा ही रोक दी गई। अब ये कैसे हुआ और ये रियलाइजेशन कैसे कैसे हुआ और रियलाइजेशन के बाद क्या क्या किया लोगों ने, वो सब हमें तब पता चलेगा जब हम इस चैप्टर को जानेंगे। अभी बढ़ते हैं हम हमारे अगले चैप्टर पे, जो कि है लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज हैं, दो बच्चों के बारे में ये कहानियां हैं। पहली कहानी है साहिब आलम के बारे में, जो कि एक रैग पिकर है। रैग पिकर यानी कचरा उठाने वाला, कचरा बीनने वाला। और दूसरी कहानी है मुकेश की, जो कि एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये दोनों ही अलग अलग शहरों से हैं। दोनों की ही जो लाइफ है, बहुत ही गरीबी में इनकी लाइफ रही है। किस तरीके से क्या क्या टर्न्स आते हैं इनकी लाइफ में, ये अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, खुश हैं, दुखी हैं, क्या कर रहे हैं, सब जानेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन इस ये जो टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका मीनिंग सबसे पहले पता होना चाहिए। ये जो स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग दिखाता है चाइल्डहुड को, क्योंकि स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग सीजन जो होता है, उसमें नए पत्ते निकलते हैं, नए फूल खिलते हैं। तो ये जो बचपन है वो इसे ही खिले हुए और नए पत्तों की जो एक फ्रेशनेस होती है, एक रिफ्रेशिंग, एक जो एंथुसियाज्म, जो एक्टिवनेस होती है, वो बिल्कुल बचपन जैसी लगती है। बचपन, वो लोग, वो बच्चे जो हमेशा खुश रहते हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा हो भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन भूल जाएंगे। बड़े तो ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं, नाराजगी पाल कर रखते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कब भूल जाते हैं उन चीजों को, उस लड़ाई को, और अगले दिन फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं और आपस में खेलने लग जाते हैं। तो ये जो बचपन होता है ना बेटा, वो सिर्फ एक टाइम पीरियड नहीं होता कि 8-10 साल का बस ये टाइम पीरियड है, नहीं। ये एक फेज होता है, ये एक ऐसा अनुभव होता है जो हम कभी नहीं भूलना चाहते। लेकिन मान लीजिए आपसे यही फेज और आपसे यही बचपन अगर छीन लिया जाए, वो टाइम जिसमें आप बिना किसी चीज की चिंता करे, बिना किसी होमवर्क के प्रेशर के, बिना किसी काम के प्रेशर के, बिना आप जो लाइफ जी सकते हो, मान लीजिए ऐसा एक सुकून भरा समय आपसे छीन लिया जाए और आप पर प्रेशर आ जाए अपने घर को चलाने का, अपने घर में पैसा कमाने के लिए योगदान देने का, इस तरीके का अगर आपके ऊपर प्रेशर आ जाए, तब भी क्या आप अपना बचपन उसी तरीके से जी पाएंगे जैसे कोई और बच्चा जीता है? शायद नहीं। तो ऐसा ही बचपन खो जाने से रिलेटेड ये कहानी है। और ये सारा खो जाने वाला बचपन, ये लॉस्ट स्प्रिंग हम समझेंगे साहिब आलम और मुकेश की स्टोरीज से।
इस चैप्टर को लिखा है अनीस जंग ने एंड शी वाज अ जर्नलिस्ट, और ये उन्होंने ही अपने जर्नलिज्म के दौरान कुछ इंटरव्यूज लिए, कुछ जगह पर वो गई, जिसके थ्रू उनको इन सब बातों का पता चला। और साहिब आलम और मुकेश के भी जब इंटरव्यूज लिए गए तब उन्हें भी पता चला कि कैसे छोटे बच्चों का बचपन ही छीन लिया गया है। राइट, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है बेटा, बहुत ही बढ़िया चैप्टर। चलिए अगला है डीप वाटर, जिसे लिखा है विलियम डगलस ने। और ये चैप्टर बेसिकली इट इज एन अकाउंट ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस। यस, ये विलियम डगलस का खुद का एक्सपीरियंस है, जहां पर वो एक बार स्विमिंग पूल में गिर गए थे, या यूं कहूं कि एक बुली ने आकर उन्हें धक्का मार के गिरा दिया था तो ज्यादा ठीक होगा। अब जब वो पानी में गिरे ना, तो ऑफ कोर्स पानी में सांस तो ले नहीं पाते आप, तैरना उन्हें अभी आता नहीं था। तो एक ऐसा ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस हुआ विलियम डगलस की लाइफ में कि पानी का उन्हें फोबिया ही हो गया। अच्छा, इधर एक नेचुरल वाटर बॉडी है, अच्छा इधर एक वाटर बॉडी, नहीं नहीं पानी है, भैया दूर ही रहो, पानी के पास नहीं जाना है। बट बाद में विलियम डगलस को लगा कि कब तक मैं डरता रहूंगा, ऐसे तो मैं आधी दुनिया एक्सप्लोर ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि घूमना फिरना इन्हें पसंद था। तो इन्होंने अपनी इसी डर पर काबू पाने की कोशिश करी। और सही ही है कि जब आप अपने डर पे काबू पा लेते हैं ना, तो सबसे बड़ी जीत वही होती है। लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया कि अपने इतने एक फोबिया पे, सिर्फ फियर नहीं, एक फोबिया के ऊपर काबू पा पाए। ऐसा क्या किया इन्होंने, वो हम तब जानेंगे जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा चैप्टर 4, द रैट ट्रैप, रिटन बाय सेल्मा लेजलॉफ। ये रैट ट्रैप एक पेडलर की कहानी है, एक ऐसे आदमी की कहानी है जो रेड ट्रैप्स या चूहादानी जो होती है उसे बेचा करता था। और दुनिया को ये जो पेडलर है कहता था कि ये जो चूहा पकड़ने की ये जो चूहादानी जो पिंजरा है ना, ये दुनिया भी एक चूहादानी ही है, एक रेड ट्रैप की तरह ही है। ऐसा क्यों कहता है? खैर, जो एक्सपीरियंसेस इसके साथ हुए थे इस चैप्टर में वो तो हम जानेंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन इस दुनिया को रेड ट्रैप इसलिए कहता है कि हमें जो भी सुख सुविधाएं लगती हैं, जो भी हमें लगता है कि अरे वाह, ये चीज तो बहुत अच्छी है, इस चीज से तो हमारा बहुत फायदा होगा, यानी कोई भी ऐसी चीज जिससे लगता है कि हमारा उससे बहुत फायदा होगा, अधिकतर ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि उसी चीज से हमारा बड़ा ही नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं क्या वो चीज हमारे लिए एक ट्रैप की तरह काम करती है कि हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं, फिर उसी चीज में फंस जाते हैं, और फिर हमें एहसास होता है बड़ा ही नुकसान हुआ भाई। तो दुनिया की सारी वो चीजें जो हमें लगता है ये तो बहुत अच्छी है, बहुत ही बढ़िया है, ये तो बेसिकली ल्यूक्रेटिव थिंग्स, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। सच बात है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, पास जाकर देखो तो उतने भी अच्छे नहीं होते। इसीलिए कहा है कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है। लेकिन किस तरह ये पेडलर अपनी जर्नी के थ्रू इस बात को प्रूव भी करता है, वो इस चैप्टर को पढ़कर जानेंगे। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। नेक्स्ट कम्स इंडिगो, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे लिखा है लुइस फिशर ने। ही वॉज ऑल्सो अ जर्नलिस्ट, और उन्होंने महात्मा गांधी का एक इंटरव्यू किया था 1942 में। और इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने गांधी जी से कुछ क्वेश्चन करे, और गांधी जी ने इंडिगो प्लांटेशन को लेकर भारत में क्या समस्याएं थी और उस समस्या का समाधान उन्होंने किस तरीके से किया था, इस बारे में इस चैप्टर के अंदर दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा ध्यान से इसको पढ़ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज पोएट्स एंड पैनकेक्स। अब पैनकेक्स क्या आप जानते हैं क्या होता है? पैनकेक्स एक डिश होती है और बहुत ही डिलिशियस होती है, बहुत ही बढ़िया होती है, ठीक है। यूजुअली ब्रेकफास्ट में खाई जाती है। लेकिन ये वो वाले पैनकेक्स नहीं है, बल्कि एक ब्यूटी ब्रांड है, मेकअप प्रोडक्ट्स का ब्रांड है, जो अपने समय में बहुत ज्यादा मशहूर था। और चैप्टर में बताया गया है कि उस वक्त की जितनी भी फेमस और मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस मानी जाती थी, ये माना जाता था कि उन सभी एक्ट्रेसेस ने यही ब्रांड का मेकअप प्रोडक्ट्स यूज किए होंगे। इस चैप्टर को लिखा है बेटा अशोकामित्रन ने, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट तमिलियन राइटर्स। इस चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की गई है, जैसे नेशनल इंटेग्रिटी को लेकर बात की गई है, कम्युनलिज्म को लेकर भी बात की गई है, राइट। कि किस तरीके से एक स्टूडियो है जेमिनाई स्टूडियोज, कैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम इस जेमिनाई स्टूडियोज का ये जेमिनाई स्टूडियोज विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व कैसे हुआ। एक तो ये है किस तरीके से थिएटर्स को यूज करके थॉट प्रोसेस को फैला दिया जाता है, यानी अपना कोई थॉट प्रोसेस किसी थिएटर के थ्रू, किसी प्ले के थ्रू या मूवी के थ्रू लोगों तक पहुंचाया जाता है, राइट।
तो वो सब हम जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। और बेटा ये वाला जो चैप्टर था ना पॉयस एंड पैनकेक्स वाला भी, वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और अगेन अशोका मिथुन का एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि वो खुद जेमिनाई स्टूडियोज में काम कर चुके हैं। तो जेमिनाई स्टूडियोज में क्या क्या होता है वो जो उन्होंने ऑब्जर्व करा वही इस चैप्टर के थ्रू हमें बताया है, राइट। नेक्स्ट चैप्टर है द इंटरव्यू, और ये 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट के अंदर तो बताया गया बेटा, ये क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर है, कि पहले पार्ट में तो क्या बताया गया है, इंटरव्यू होता क्या है। तो इंटरव्यू के 2 साइड बताए गए हैं। एक तो ये बताया गया है कि इंटरव्यू एक बहुत ही यूजफुल टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। किस तरह? एक यूजफुल टूल की तरह, जिससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है, बहुत सारा डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हो, कुछ सीक्रेट्स के बारे में भी आपको पता चल सकता है। तो एक तो ये साइड है इंटरव्यूज की, और दूसरी साइड ये है कि इंटरव्यूज का मिसयूज भी बहुत भयानक हो सकता है। और अगर बहुत भयानक मिसयूज अगर हो जाए तो जिस भी इंसान का जो इंटरव्यू लिया गया है, जिस इंसान का इंटरव्यू लिया गया है, उसके लिए बहुत नुकसान वाली बात हो सकती है। तो दोनों ही साइड्स हैं इंटरव्यू की, उसके बारे में इस पार्ट के अंदर बताया गया है। दूसरा पार्ट जो है, पार्ट सेकंड, वो अम्बर्टो इको जो कि एक इटालियन फिलोसोफर है। कौन है बेटा? इटालियन फिलोसोफर है। इनका एक इंटरव्यू हुआ, ठीक है, इनका एक इंटरव्यू हुआ है। और अम्बर्टो इको की एक बुक है जो पब्लिश हुई, ऑल्दो लोग उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लोग कौन? पब्लिशर्स। बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि बहुत अच्छी चलेगी ये बुक। उन्हें लगा था बहुत ही कम लोग इस बुक को खरीदेंगे, लेकिन उसने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, वो बहुत ज़्यादा कॉपीज उस बुक की बिकी। और इसी सक्सेस की वजह से ये अम्बर्टो इको जो है, इनको इंटरव्यू किया गया। तो इन्होंने अपनी बुक के बारे में, लोगों के बारे में क्या क्या बताया इस चैप्टर में, वही सब कुछ है, ठीक है। एंड देन कम्स द लास्ट चैप्टर, गोइंग प्लेसेस। अगेन एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग, रिटन बाय A.R. बार्टन। इस चैप्टर की जो प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है सोफी, और सोफी अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में रहती है, अपनी इमेजिनरी दुनिया में, सपनों की दुनिया में। और इस सपनों की दुनिया में वो अलग अलग जगह जाती है। तो ये जो गोइंग प्लेसेस है ना, अलग अलग जाना, वो गोइंग प्लेसेस वो कहीं खुद से नहीं जा रही है, या कहीं फिजिकली नहीं जा रही है कि आज मैं इस जगह गई, आज मैं उस कंट्री गई, आज यहाँ, नो। वो अपनी इस इमेजिनरी दुनिया में अलग अलग जगह जाती है, और अपनी ऐसी इमेजिनरी दुनिया के अंदर वो एक इंसान से मिलती है, और इतना ज़्यादा अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है कि सोफी का एक दिमाग तो कहता है कि ऐसे सचमुच वो उस इंसान से मिली है, जबकि कभी नहीं मिली होती है। लेकिन वो इतना ज़्यादा इस झूठ की दुनिया में और इस इमेजिनरी दुनिया में इस कदर खो जाती है कि उसको लगता है कि शायद वो सचमुच उससे मिली होगी। और दूसरा दिमाग सोफी का ये कहता है कि वो दिमाग अवेयर है कि नहीं, सोफी कभी नहीं मिली उससे। मतलब सोफी के दिमाग का, सोफी के मन का एक हिस्सा जानता है कि सच क्या है, कि नहीं भाई सोफी उससे कभी नहीं मिली। अब यहाँ कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये किसी भी बच्चे की तरह ही ये एक बात है कि जैसे बच्चों को ये लगता है ना, हमेशा वो सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं। और सोफी के तो जो सपने हैं बहुत ही ग्लैमरस ड्रीम्स हैं, बहुत ही गरीब परिवार से है, लेकिन फिर भी उसे ये लगता है मैं ऐसी लाइफ जीऊंगी, मैं ये बन जाऊंगी, फिर मैं ये करूंगी, उसके बाद मैं ये करूंगी। अरे पता है मैं उस सेलिब्रिटी से मिली, तब मिली। तो ये जो उसके दिमागी ख्यालात है ना, वो अपनी इस इमेजिनरी दुनिया का इतना स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन जाती है कि एक पॉइंट पे उसको लगता है कि इमेजिनरी दुनिया सच में है, लेकिन उसके दिमाग का, उसके दिल का एक हिस्सा जानता है कि भाई सच क्या है, राइट। ये दोनों चीजें पैरेलल इस चैप्टर में चलती रहती हैं। अगेन काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो बेटा ये है आपकी फ्लेमिंगो बुक का ओवरव्यू। आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्द स्टार्ट करेंगे हम हमारे पहले लेसन से, जिसका टाइटल क्या है, द लास्ट लेसन। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया हो, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा बेटा। अगर कुछ अपना ओपिनियन मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, प्लीज वो भी कमेंट करिएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे जरूरी बात, अपना ध्यान रखिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।